नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम ज़रूर मिलता है। आप मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उससे बेटर परिणाम आपको मिलेगा। जिनका लक्ष्य है आरओ एआरओ बनना, समय अब उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। उनको अब ये सोचने का वक्त नहीं है कि तैयारी करें या ना करें। अगर उन्होंने ठान लिया है, सोच लिया है, तो अब जुट जाने का वक्त है। 2021 के आरओ एआरओ का पेपर, जीएस का पेपर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ सॉल्व करके। हल प्रश्न पत्र के रखने का उद्देश्य यहाँ पर क्या है? आपको मार्केट में भी ये प्रश्न पत्र मिल जाएगा। आपने पहले भी वीडियोस देखे होंगे, हमारे द्वारा आंसर की भी देखी होगी। लेकिन इसको देखने का उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए? जो सीरियस कैंडिडेट है उनके लिए ये डिस्कशन है। पहला उद्देश्य है कि एक तो आप एक शुद्ध हल प्राप्त कर पाए पेपर का, और ये पेपर आपका रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। अगर इससे डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाए तो आपके हो जाए, और अगर इनडायरेक्टली पूछे तो हो जाए। अगर ये काम आपका हो जाता है तो आप सोचेंगे कि इसको देखने का क्या मतलब है, ये तो हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा एक उद्देश्य है बहुत अच्छे से आइडिया लग जाना कि पेपर पूछा कैसे जाता है, कैसे डायनेमिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, करंट अफेयर का क्या लेवल होता है, और कौन से क्वेश्चन कैसे हम करें, कैसे सोचें। इन दो उद्देश्यों के साथ हम यहाँ पर इस पेपर को आपके सामने रखने जा रहे हैं। जीएस के इस पेपर के पहले हिंदी का पेपर भी डिस्कस हो चुका है, तो हिंदी का पेपर भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आरओ एआरओ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करके एक प्लेलिस्ट हम बनाए दे रहे हैं, जिसमें आप सारे पेपर प्राप्त कर पाएंगे। मैं हूं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। दो सूची आपके सामने है, एक तरफ लोकगीत दिया हुआ है और दूसरी तरफ गायन का अवसर दिया हुआ है। इसको सुमेलित करके आपको बताना है कूट के द्वारा कि सही उत्तर क्या है। पहला क्वेश्चन है तो मैं सही से आपको बता रहा हूँ, साथ साथ में आप आंसर भी देते चलिए और हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से आप मिलान करते चलिए और देखिए कि आपकी नॉलेज का लेवल क्या है। जो चैती है, चैती एक मौसमी गीत होता है, तो ए का 4 हो जाएगा। कजरी, कजरी जो होता है वो विवाह और मौसमी गीत दोनों के तौर पर जाना जाता है। रसिया ये ब्रज का लोकगीत है, इसको आप 2 से सम्मिलित कर दीजिए। और सोहर जो होता है वो संस्कार गीत होता है, सामान्यतः पुत्र रत्न की प्राप्ति पे ये गाया जाता है। 4 3 2 1 सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपी के आर्ट एंड कल्चर में जब आप पढ़ते हैं तो आप इसके अंतर्गत पढ़ते हैं जो कला है, जो हमारे यहाँ की गीत परंपरा है उसको पढ़ते हैं। तो उन लोक कलाओं, उन लोक गीतों, नाट्यों, इनको पढ़ के आपको जाना चाहिए, क्योंकि यूपी से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? उत्तर दीजिए। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स कंप्यूटर की ये इकाइयां हैं। आपके मेमोरी कार्ड की जब आप बात करते हैं तो आप उसको देखते हैं कितने जीबी का है, कितने टीबी का है, कितने एमबी का है। आप जब डेटा यूज करते हैं तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो 1 बाइट में तो 8 बिट्स होते हैं, और 1024 जब बाइट हो जाते हैं तो 1024 बाइट्स में आपका हो जाता है 1 किलो बाइट। क्योंकि किलो का मतलब ही क्या होता है? किलो का मतलब ही होता है 1000। किलो बराबर 1000, जहां पर भी किलो लगा हो तो आप 1000 समझ लीजिए। जैसे 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम का मतलब हुआ 1000 ग्राम, तो 1 किलो में कितने? 1000 ग्राम। यहाँ पर 1024 बाइट्स होते हैं, और 1024 बाइट्स के बाद में जब आप 1 किलो बाइट पा गए तो 1024 जब आप करते हैं केबी, तब आपका बनता है 1 एमबी, इस तरीके से। ठीक है, तो 1024 केबी के बाद में आना क्या चाहिए? एमबी, और यहाँ पे लिखा है गीगाबाइट, जीबी दिया हुआ है, और जीबी होता है 1024 एमबी का 1 जीबी। तो ये वाला गलत दिया है, यही संबंध सही नहीं है। टेराबाइट फिर गीगाबाइट से बनता है। 1024 जब गीगाबाइट आप करते हैं तब 1 टेराबाइट बनता है, ये बिल्कुल सही है। टीबी, आजकल जो आपके लैपटॉप्स हैं, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, तो उसमें इतनी मेमोरी आ रही है, 1 टीबी की मेमोरी आ रही है ना।
अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर आप लोग दीजिए, और ये बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य और गर्म झरने आपसे पूछे जा रहे हैं। गर्म झरनों की सूची आपकी तैयार होनी चाहिए। भारत में कितने गर्म झरने कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, यहीं पर तैयार कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, ये बिल्कुल सही है। ताप्त पानी, ये उड़ीसा में पाया जाता है। और वजेश्वरी, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये तीनों सही हैं। जो नारायणी गर्म झरना है, ये गलत दिया है, क्योंकि ये राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पे नारायणी माता का मंदिर भी है। ये राजस्थान के अलवर के पास आपको मिल जाएगा, है ना। सदैव मौसम कैसा भी रहे, और यहाँ से हॉट वाटर निकलता रहता है, गर्म पानी यहाँ पर निकलता रहता है। तो ये जो नारायणी है, ये राजस्थान में होगा, गुजरात गलत दिया है। तो यही डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न का आप उत्तर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1832 और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। प्रथम दृष्टया इसको आप देखेंगे तो इकोनॉमी का ये प्रश्न है, इकोनॉमी से रिलेटेड। लेकिन अगर इसको दूसरी दृष्टि से देखें तो ये जीके का भी प्रश्न हो सकता है। विभिन्न अधिनियमों को पूछा गया है, चर्चा में वो रहे हैं, इस कारण से पूछा गया है। तो इसको करंट अफेयर से भी आप रिलेट कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में आया है नया, बिल्कुल सही है। भारतीय संविदा अधिनियम को भारतीय अनुबंध अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, और ये पास हुआ था 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ था, और 25 अप्रैल 1872 को ये पास हुआ था। तो 1 सितंबर 1872, यानी कि डेट आपको ना भी याद हो तो सन से काम आपका चल जाएगा। ये यहाँ पर गलत दिया है, यही सही हो जाएगा। साझेदारी अधिनियम 1932 का है, और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 का है। चर्चा में रहने वाले अधिनियम थे, इसलिए पूछे गए हैं। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि इसको अब कहाँ से तैयार करें, अरे अब ये तो सब गड़बड़ हो गया, ऐसा प्रश्न आएगा तो हम कैसे तैयार करेंगे। ये गलत है आपकी। अगर ऐसी चिंता आपको हो रही है तो आपको गलत चिंता हो रही है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर आप दीजिए। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ब्रिटिश भारत की बात हो रही है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो इसमें कई पुस्तकों में अलग अलग मिला, और ये विवादित क्वेश्चन था। इस पे आयोग का अलग मत था, और किताबों में अलग अलग। नॉर्मली ये 40% पर एक मत बनता है, 40% आपको मिल जाएगा। और अंग्रेजों के द्वारा अपने साधन को सुदृढ़ करने के लिए वाणिज्यिक गतिविधियों को किया जाता था, और सैन्य बल भी इसीलिए उनको जरूरी महसूस होता था। और ये बिपिन चंद्रा जी की किताब में अलग मिलेगा, ये 52% आपको मिल जाएगा। बिपिन चंद्रा इसमें कहते हैं 52%। ऐसे आप BL ग्रोवर की किताब में जाएंगे तो BL ग्रोवर की किताब में ये 33% मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 40% के नज़दीक कई लोगों ने लिखा है, तो ए ऑप्शन इसका आप करेक्ट मानिएगा। आगे अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसका उत्तर आप उसी के मुताबिक दीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, काकोरी संयंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? उत्तर आप दे सकते हैं, उत्तर अपना दीजिए। किस शहर में फांसी दी गई थी? तो ये जब आप देखिए कोई वीडियो देखिए तो आप अपनी परफॉर्मेंस को भी चेक उस समय कर सकते हैं। चेक करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आया तो बेकार। आप तैयारी के लिए इसको देखिए। और एक चीज जानिए, आप हमेशा टेस्ट करते रहेंगे तो आप तैयार कब करेंगे चीजों को? जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो तैयारी के उद्देश्य से करिए, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वो गोरखपुर जेल में दी गई थी। गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से वहां पर कुछ अभी जल्दी ही स्थापित किया गया है, वो जरा कमेंट करके आप बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जितने कमेंट दिखेंगे लोगों के, मैं समझूंगा कि आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। क्या हुआ है, कौन सी चीज की गई है जो चर्चा में रही है गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम? अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई थी? करंट अफेयर का यह प्रश्न था। करंट अफेयर के इस प्रश्न का सही उत्तर है मिर्जापुर में ये सेवा शुरू की गई थी, और ये पहली केबल कार सेवा है। विंध्याचल धाम को कवर करने के लिए इसको किया गया था।
अगस्त 2021 में इसको गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा उद्घाटित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये प्रश्न सीधा हमारे डेली 30 प्रोग्राम से आपको मिल गया था। सीधा हमने वहाँ पर तुलसी के बारे में डिस्कशन किया था और ये होता है फिनोल एंड फ्लेवोनाइड्स के कारण। तुलसी का जो पौधा है औषधीय गुण रखता है, फिनोल और फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण उसमें ऐसा गुण होता है। तुलसी की जो पत्ती होती है उसमें फिनोल पाया जाता है, 1.6 से 7, ये मान के चलिए लगभग 7.6% तक इसमें फिनोल पाया जाता है। और फ्लोराइड्स जो होते हैं ये भी पाए जाते हैं 1.5 से 2.225% तक। और ये जो तुलसी का पौधा है ये महक अपनी विशिष्ट महक का कारण जाना जाता है और द्विबीजपत्री पौधा होता है, औषधीय पौधा होता है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए ये कैसा पौधा है, तो द्विबीजपत्री पौधा ये होता है। आप हमारे अगर कोर्सेज में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम आपको ऐसे प्रश्नों की तैयारी कराते हैं जहां से प्रश्न आपको लगभग मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता? सामान्य सा रीजनिंग का प्रश्न है। आप इनमें से शब्दों को देखिए। रीच लिखा जा सकता है, देखिए आर है, ई है, ए है, सी एच है, रीच लिखा जा सकता है। चीयर लिखा जा सकता है, CHEER, ठीक है। सर्च की अगर बात करेंगे तो SEARCH ये भी लिखा जा सकता है। लेकिन चेयर की अगर बात करेंगे तो आई शब्द इसमें नहीं आ रहा है, तो यही नहीं लिखा जा सकता, यही उत्तर हो जाएगा। सामान्य सा प्रश्न होता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि मुझे मैथ रीजनिंग सर नहीं आती, तो कैसे करें? तो मैथ रीजनिंग आपको नहीं आती, कम से कम जितना आता है उतना करें। मैथ रीजनिंग तैयार करते रहेंगे तो साल भर उसी को पढ़ेंगे, बहुत कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। तो जितना आसानी से आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, उनको करिए। जो छूट जाए उसको छोड़ दीजिए, 100% करना नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की अगर बात करें, उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का जो सबसे पहले जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग है ये किया था जी रोशन ने। इनका नाम था जी रोशन महोदय ने किया था। जैव विविधता आनुवंशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता के तौर पर जानी जाती है। और जैव विविधता जो शब्द है ये 1916 में सर्वप्रथम एक अमेरिकी वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग वैसे किया था। आर्थर हैरिस नाम उनका था। तो रोशन और हैरिस दोनों ध्यान रखिएगा। किसी भी पारितंत्र में जो पौधों की, पशुओं की, जीवाणुओं की, कवकों की जो संख्या पाई जाती है उसको जैव विविधता के तौर पर शामिल किया जाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि भारत का अगर संदर्भ यहाँ पर दे रहे हैं तो भारत में ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहाँ पर जैव विविधता खूब पाई जाती है। तो भारत में हिमालय है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट है और इंडो बर्मा क्षेत्र है और सुंडालैंड है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट ही दिया जा रहा है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप 3 और ध्यान रखिए, हिमालय में खास करके पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा क्षेत्र और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा सुंडालैंड। क्या हो जाएगा? सुंडालैंड। तो ये 4 ध्यान रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं। कालक्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, कालक्रम के अनुसार इनको रखना है। और ये 4 घटनाएं दी हुई हैं। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, तो ये की गई थी 1913 ईस्वी में। दूसरा यहाँ पर है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना, ये 1905 में की गई थी और ये पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। और गदर पार्टी कहाँ पर बनाई गई थी ये आपको बताना है। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में शुरू किया गया था, डेट भी याद करनी है। तो 29 जनवरी को किया गया था। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स महोदय ने की थी 1784 में। इस तरीके से आप सेट करेंगे तो तीसरा, चौथा और दूसरा, पहला, तो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले तो आप इसमें घटना को ऐसे भी देख सकते हैं। अगर आपने देखा कि सबसे पहले ये स्थापना हुई थी, इसमें बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था, तो आपने 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कि बी या डी में से कुछ होगा। और लास्ट की घटना अगर आपने देख ली कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, इसकी बाद की कोई घटना नहीं दी है, तो पहला और अंतिम पकड़कर यहाँ पर आप इसको सेट करके आप आंसर दे सकते हैं।
बाकी सन याद हो तो सबसे बेटर है। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये जो प्रश्न है ये करंट अफेयर का था, सीधा करंट में हमने डिस्कस भी किया था। हमारा मंथली खास करके वो हाफ मंथ पे, एक 15 दिन पे, फिर आगे के 15 दिन पे हम लोग करंट डिस्कस करते हैं 2 पार्ट में। तो इसको आप देखा करिए जिससे कि आपके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाए। बाकी करंट अफेयर में तो आप 20-20 क्वेश्चन रोज पढ़ते हैं, लेकिन काम के वो नहीं होते हैं। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रोज पढ़ते हैं, 2-2 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन वो काम के नहीं होते। भारत में पहला रबर टायर आधारित जो मेट्रो है वो बनाया गया कहाँ पर? नासिक में। ठीक है, कहाँ पर? नासिक में। डी ऑप्शन। ये खास करके करंट अफेयर का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आप इनके लिए तैयार रहिए। अगला जो प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, कहाँ से ये निकलता है? हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। सड़े अंडे जैसी इसमें बदबू आती है, सड़ते हुआ जो वनस्पति पदार्थ है, पशु पदार्थ है, उससे, उसकी सड़न से ये निकलता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ये सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ से निकलने वाला है और ये बहुत बदबूदार होता है। और कार्बनिक पदार्थ और मानव और पशु के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो जीवाणुओं के टूटने से वहाँ से ये उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं या योजनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, इसमें अगर आपको सन आता है तो आप ये प्रश्न आसानी से कर लेंगे। थोड़ा सा कठिन प्रश्न था। 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, ये 1958 की ही घटना है। 1958 की घटना है ये। और ये मेहता यहाँ पे ले आइए, इनकी विलेज स्कीम की शुरुआत ये यहाँ रहेगा नीचे, KVS इसको बोलते हैं। तो ये भी अगस्त 1958 की है। ये कब की है? अगस्त 1958 की। और ये 12 जनवरी 1958 की है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण को जो संस्तुति दी गई थी। और जिला ग्राम्य विकास अधिकरण DRDA की जिला स्तर पर स्थापना, तो ये की गई थी 1 अप्रैल को 1999 में, 1 अप्रैल 1999 में। तो इस तरीके से इसको सेट करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यही क्रम हो जाएगा, 52, 58, 58 और फिर 99। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये चारों आप ऐसे याद कर लीजिए और इस तरीके के जितने भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उनको तैयार करते रहिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 पूछी गई है, लेकिन आपको 21 तैयार करके अभी जाना है। और उसमें पूछा गया था किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये मणिपुर में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा प्रश्न था जो नॉर्मली किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जो आप अध्ययन करते हैं वहाँ पर ऐसे दिया नहीं था। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार ये नॉर्मली ऐसे नहीं मिला था, न किसी किताब में ऐसे। और वहाँ से ये इन्होंने कुछ छूटे हुए जो पहलू होते हैं जो नॉर्मली डिस्कस नहीं किए जाते हैं, इन्होंने पूछ लिया था। भारत की कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया? तो ये जो बिल था, कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में पास हुआ, इसमें आवश्यक वस्तुओं, संविदा कृषि और कृषि उत्पाद विपणन समितियों, इन सब का जिक्र किया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा कोई भी जिक्र उसमें नहीं किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मिलियन शहर का मतलब क्या होता है? मिलियन शहर का मतलब जरा हमको बताइएगा, इसका क्या अर्थ होता है? जिसकी आबादी, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो। आगरा की है, प्रयागराज की है, मेरठ की है, मुरादाबाद की नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आप जनगणना पढ़ रहे होते हैं तो जनगणना में यूपी की जब आप सेंसस पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है, जनसंख्या एवं नगरीकरण के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है? आप सभी को जब आप संविधान पढ़ना चालू करते हैं तो प्रस्तावना रटी होनी चाहिए। कोई भी कैंडिडेट अगर प्रस्तावना जिसको रटी नहीं है तो वो रियल में कैंडिडेट है ही नहीं है। तो अगर आप इसको रटे होंगे तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की जाती है ना, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। किसको किसको प्रस्तावना याद है? अगर प्रस्तावना आपको याद नहीं है तो आज ही उसको रटिए, है ना,
आज ही उसको रटने की कोशिश करिए। क्या कहा गया है? अगर आप इसको ये क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो कैसे, आपको याद होना चाहिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पहली ही जहां से दूसरा स्टेंजा स्टार्ट होता है तो पहली ही लाइन उसकी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय 3 प्रकार का है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, 2 तरीके की बात हो रही है बंधुता की। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, 3 शब्द है वहां पर, अंगीकृत एक शब्द ये है, दूसरा शब्द क्या है, अधिनियमित, दूसरा शब्द ये है अधिनियमित, और तीसरा शब्द है आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। ये 3 शब्द है। 26 नवंबर 1949, इसको याद करिए आज ही, चस्पा कर लीजिए, चिपका लीजिए अपने दिमाग में, तो चिपका ही लीजिए, अगर नहीं याद हो रहा है तो थोड़ा अपनी दीवार पे कहीं पे चिपका लीजिए और इसको पढ़ के तैयार कर लीजिए, कभी भी इंटरव्यू में भी आपसे सुन लिया जाता है। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरीके की फसल क्या करना चाहिए, उगानी चाहिए। जब गहरी जड़ आप उगा चुके हैं तो वैसी क्यों हल्की जड़ों वाली उगाएंगे, छोटी जड़ों वाली? तो पहला तो गलत है। और फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल, तो फसल चक्र तभी बनता है जब एक किस्म के बाद दूसरी प्रकार की, खास करके उसकी जो एंटी किस्म है, जैसे बड़ी जड़ वाली आपने लगा लिया फसल, उसके बाद में छोटी छोटी जड़ों वाली लगाइए, ठीक है, फिर बड़ी लगाइए, तो इस तरीके से। तो दूसरा तो यहाँ पे सही है, पहला गलत है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामान्य सा रीजनिंग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से, वैसे है तो एग्रीकल्चर का प्रश्न लेकिन आप अपनी रीजनिंग पर इसको निकाल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे कौन से भारतीय राष्ट्रपति रहे हैं? इसमें चारों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये लोग राष्ट्रपति तो रहे लेकिन लोकसभा अध्यक्ष इसमें से नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी 1967 से लेके 1969 ये 4थी लोकसभा थी, 4th लोकसभा थी, और 4th लोकसभा के ये क्या थे, स्पीकर रहे हैं। 4th लोकसभा के ये स्पीकर रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने ये पद छोड़ दिया था जब उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, और ये 8वें अर्थ राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। 8वें राष्ट्रपति थे, निर्विरोध चुने गए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में। अगला जो प्रश्न है, नाइजर जिसको रामतिल भी कहते हैं कि फसल एक तेल फसल है और इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? बहुत ज़्यादा इसमें तेल पाया जाता है, 37 से 47%, मतलब 1 किलो आप अगर लेके जा रहे हैं तो 450 ग्राम, 450 ग्राम के आसपास, यानी कि 370 ग्राम से लेके 470 ग्राम के बीच में तेल मिलता है, जो कि लगभग 40% के आसपास, 40% से ऊपर भी हो गया, तो ये इसी कारण से जानी जाती है। प्रोटीन भी इसमें बहुत होता है, 20 to 30% होता है। एक तेलीय फसल होती है, तेल इसमें निकलता है, प्रोटीन भी मिलता है, वसीय अम्ल भी मिलता है, बहुत ही कैलोरी वाली फसल है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं तो देख लीजिए, जनगणना का ये आपको दूसरा प्रश्न मिला है। तो जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट होती है ROARO के रूप में। ROARO की परीक्षा में जनगणना जो सेंसस होती है, सेंसस से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहले तो 10-10 प्रश्न पूछ लिए जाते थे, लेकिन अभी भी 3-4 प्रश्न आपको मिल जाते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो सबसे कम? तो जहां पे दमन कर दिया गया है वहीं का है। 2011 का भी ये चल ही रहा है आंकड़ा, नई सेंसस जब आएगी तब नया आंकड़ा आएगा। और जो सेक्स रेशियो होता है ये पर 1000 पुरुषों पर भारत में महिलाओं की संख्या कितनी है, इस तरीके से निकाला जाता है। 943 ये हमारा
नेशनल लेवल का जो हमारा औसत है वो है। और सबसे कम लिंगानुपात दमनदीव का है, 618 यहाँ पर है। कितना है? 618। और केरल में सबसे ज़्यादा है, केरल का 1084 है। केरल की बात करें तो 1084 है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में आपको कौन से कथन सही है ये बताना है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। जो कृषि अन्न है वो जौ और धान की बात हो रही है कि यह है। प्रश्न का उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं और इसको आप ध्यान से पढ़िए। प्रदेश में जो उत्खनित पुरास्थल की बात हो रही है तो इसमें उत्तर प्रदेश में जो संत कबीर नगर में लहुरा देव है उसकी बात की जा रही है। सही है। और जौ और धान ये चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे ना, यहाँ 8000 ईस्वी से 9000 ईस्वी के मध्य के बीच की बात है। तो ये दोनों सही बातें यहाँ पर दी हुई हैं और इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। दक्षिण एशियाई देश के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये बात है 21 सितंबर 1973 की, जब भारत सरकार और आंध्र प्रदेश के बीच क्षेत्रों के बीच आंध्र प्रदेश और भारत सरकार का जो क्षेत्र था उसमें एक राजनीतिक समझौता हुआ था 6 सूत्री। और ये तो ये आपको जानना चाहिए। दूसरा, ये दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए अगर भारत के 6 सूत्री समझौते की बात की जाए तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। AB अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय ये प्रधानमंत्री थे और इनके समय में ये एक दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए 6 सूत्री सूत्र का प्रस्ताव रखा गया था, 6 सूत्री फार्मूला था जिसको रखा गया था। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दोनों इसीलिए मैंने बता दिया है कि आप कब दूसरा पूछ लिया जाए तो जानते रहें। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग और कितने त्रिभुज हैं? पहले आप वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, त्रिभुजी शेप में होता है। तो वर्ग यहाँ पर देखेंगे तो एक आपका वर्ग ये बन रहा है, दूसरा वर्ग ये बन रहा है और तीसरा वर्ग यहाँ पर ये बन रहा है। तो 3 वर्ग हो जाएंगे, वर्गों की संख्या 3 हो जाएगी। त्रिभुजों की संख्या जब आप काउंट करेंगे तो इसमें काउंट करने पे आपके 18 त्रिभुज आएंगे। अरे 1 2 3 4 ये हैं, 4 4 8 यही हो गए, एक से मिलकर बनने वाले। फिर 2 2 से मिलकर बनने वाले 1 2 3 4 8 यही हो गए, है ना। तो 8 दूनी 16 और उसके बाद में एक त्रिभुज आपका इधर से बन जाएगा जो मिलकर आपका बनेगा ये 1 2 3 4 से और 1 2 3 4 से 2। तो 8 दूनी 16 2 18। तो 3 वर्ग और 18 त्रिभुज यहाँ से बन जाएंगे। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दे। निम्नलिखित सिविल सेवा के संदर्भ में कथनों में से भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सबसे पहली बार कब भारत में सिविल सेवा की परीक्षा हुई थी? अगर ये फैक्ट आपको पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे लेंगे। और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। पहले यूरोपवासी ही यहाँ पे सिविल सर्विसेज में सिविल सर्वेंट के रूप में कार्यरत थे, कार्य करते रहते थे ज़्यादा संख्या में, क्योंकि ये परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी। और प्रथम विश्व युद्ध और चेम्सफोर्ड सुधार, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात है तो इसको चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो उस पर एक सहमति बनी कि ये परीक्षा जो है ये यहाँ पर कराई जाए और पहली बार 1922 में ये परीक्षा भारत में आयोजित की गई थी। तो पहला सही है। और दूसरा 1941 में प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो गया था भारतीयों का। तो दोनों के दोनों भारतीयों को मौका मिला तो इनका जो नंबर था वो बढ़ गया, इनकी डिजिट बढ़ गई, संख्या बढ़ गई। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उस समय झारखंड के तमरिया समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की थी। तो करेंट अफेयर में चर्चा में रहने के कारण ये पूछा गया था। ये झारखंड की जनजाति है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आंख नाक कान जो जितना खुला रहेगा जिसका, तो वो उतना अच्छा कैंडिडेट होगा, उतना अच्छा पेपर उसका होगा। आजकल का जो पेपर है वो स्मार्ट स्टडी मांगता है। आज का पेपर किताबी कीड़ों के लिए नहीं है। आजकल का पेपर जो आ रहा है वो अपना पेपर आप पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए तो उसको रिलेट करके देखिए उसको ऐसे बंद करके मत रख दीजिए। उसको जितना भी रिलेट करके, जितना ज्यादा उसका डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं उतना सोच डालिए, तभी आप अच्छे से पेपर कर पाएंगे। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 इस तरीके के प्रश्न आजकल बहुत पूछते हैं। खास करके नीति आयोग की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उन रिपोर्ट्स को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए और उससे प्रश्न जितने भी बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन नॉर्मली मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, उन क्वेश्चंस को आपको हर हाल में पढ़ना चाहिए, बार बार उनको रिवाइज करना चाहिए जिससे कि आंकड़े आपके गलत न हो। तो कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों में संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? पहले नॉर्मली प्रश्न बनता था टॉप वाले राज्यों से, टॉपर राज्यों से, लेकिन अब पूछा जाता है शीर्ष 10 में कौन शामिल नहीं था, तो इसमें पंजाब शामिल नहीं था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करंट का प्रश्न है तो ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में, तो आप जब ऐसे करंट अफेयर का प्रश्न आजकल पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर के प्रश्न में आप टॉप 10 सूची देख लें और कौन सा नहीं था ये जवाब देना थोड़ा सा कठिन होता है। टॉप जो 5 है वहां तक तो आप देख ही लें हर हाल में। टॉप 10 पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन देख के जाना है आपको। कभी भी तैयारी इस लिहाज से ना करिए कि ये नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, जो नहीं हो पाएगा वो किसी का नहीं हो पाएगा। और मान लो किसी का हो ही गया तो उसका दूसरा पोर्शन आपसे कमजोर होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? मतलब जितनी भी अगर 100 यूनिट जल विद्युत की आवश्यकता है तो 99 यूनिट वो जल विद्युत से प्राप्त करता है और वो है ब्राजील। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2/3 पूरा जो महाद्वीप है साउथ अमेरिका की बात करें तो 2/3 उसका ब्राजील के पास है। क्या विद्युत उत्पादन में इतनी क्षमता ब्राजील के पास है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी स्थापित जल विद्युत क्षमता इसी के पास है। संयुक्त राज्य अमेरिका को इसने पीछे किया था और दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक बन गया था ये 2018 में, उसी समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 99% यहाँ पर जल विद्युत से प्राप्त विद्युत होती है, जल विद्युत से प्राप्त होती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये आंकड़ों पे आधारित, डेटा जो होते हैं उन पर आधारित प्रश्न है, तो इसको आप एग्जाम से जस्ट पहले कहीं विश्वसनीय, चाहे आप साइट्स पे विजिट करें, चाहे मैं कराता हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जाता है, वहां से आप देखें, कहीं से भी आप देखें, लेकिन इसको उस समय अपडेट करके ये आंकड़े जाए। फिलहाल का विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है, लेकिन कब आंकड़ा बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो चाइना बहुत ज़्यादा मछली उत्पादन करता है और पूरी दुनिया का 1/3, ये आंकड़ा जल्दी बदलने वाला नहीं है। भारत इसका 1/6 करता है, चाइना जितना करता है उसका 1/6। चाइना करता है लगभग 60 मिलियन टन, 58.8 मिलियन टन, भारत करता है 9.46 मिलियन टन। तो 1/6 ऑफ चाइना इंडिया करता है, 1/6 केवल करता है। फिर चीन के बाद भारत, भारत के बाद इंडोनेशिया आता है। तो यहाँ पर क्रम याद रखिएगा, ये चाइना है, चाइना के बाद में इंडिया है और इंडिया के बाद में इंडोनेशिया है। तो ये फिशरीज में, ठीक है, ये मछली उत्पादक देशों की ये सूची है और ये क्रम आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। तो हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का स्रोत है, तो ये ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बेसिक प्रश्न है बिल्कुल। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, करंट अफेयर का प्रश्न है। जीआई टैग जो दिया जाता है, सबसे पहले भारत में किसको जीआई टैग दिया गया था? ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसका उत्तर तुरंत आप टाइप कीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये फायदेमंद है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो डिस्कशन है काम का है, तो इसको बिना शेयर किए मत जाइएगा। और अगर आपको लग रहा है कुछ कमी है तो उसको कमेंट करके बताइएगा। इस सीरीज को आप इतना शेयर कर दीजिए कि हम ऐसे ही आरओ, बीओ और पीसीएस जितना है उसका 10-10 साल का आपको पूरा पीडीएफ के साथ देने पर मजबूर हो जाए। हमारी टीम को प्रोत्साहित करिए।
जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? किसको? ब्लैक पॉटरी को। तो ब्लैक पॉटरी एक आजमगढ़ का जगह है, आजमगढ़ की जगह है निजामाबाद। निजामाबाद पूरी दुनिया में फेमस है और 400 के समथिंग परिवार है वहाँ पे, 400 फैमिलीज हैं। और ये फैमिलीज क्या करती हैं? ये काम करती हैं, ब्लैक पॉटरी का काम करती हैं। 80% हिस्सा इसको एक्सपोर्ट करने के काम आता है और 2 करोड़ से अधिक का वार्षिक कारोबार ये फैमिलीज करती हैं, अपना खर्चा चलाती हैं। लेकिन इसको कोई जियोग्राफिकल इंडिकेशन तो ठीक है, मिल गया, लेकिन इसको अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करे, गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा इनपुट दे, थोड़ा सा इन लोगों का हेल्प करे, इन लोगों को लोन वगैरह कम ब्याज दर पर मिल जाए या सब्सिडी मिल जाए, कुछ और ऐड हो जाए, तो ये लोग वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं और इसको व्यापार को बढ़ा सकते हैं। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? धूपगढ़ चोटी पूछी गई है। धूपगढ़ जो चोटी है ये आपकी पड़ती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पड़ती है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जिला एक पड़ता है होशंगाबाद। होशंगाबाद जो जिला है, होशंगाबाद जिले में पड़ती है ये चोटी और ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। ठीक है, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको महुआ, बेल, बांस और तेंदुआ, सांभर, चीतल, मेढ़की, नीलगाय, भेतकी, 4 सींग वाले मृग, चिंकारा, बायसन सब मिल जाएंगे। बायसन भैंसे होते हैं। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में लिखा जाता है। इसमें सारे अक्षर को जोड़िए और उसको 1 2 3 4 5 जो इनकी वैल्यू आएगी वो 60 आएगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। पहले भी पूछा जा चुका है। बोर को आप जोड़ेंगे तो ये 40 आएगा और 1 2 3 4 से मल्टी जितने भी अक्षर उनसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 160 इसका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितनी सिंपल मैथ्स रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। जनगणना का तीसरा प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत वाला राज्य है, जहां पर नगरीकरण सबसे कम है? वैसे पूरे भारत की देखी जाए तो 31.16% पाई जाती है। ये पूरे भारत की नगरीकरण की बात है। इसको 100 से आप घटा देंगे तो आपको कितनी जनसंख्या प्रतिशत में गांव में रहती है निकल आएगी। हिमाचल प्रदेश में केवल 10.03% जो पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश की वो नगरों में निवास करती है। बाकी सब कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। बिहार भी सेकंड स्थान पे 11.29% है और फिर उड़ीसा 16.69% है और राजस्थान जो है 24.87% है। तो सबसे कम हिमाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शहरी आबादी का सबसे कम प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उनके कालानुसार व्यवस्थित करके कूट के द्वारा ये उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए इनका सन याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मोटे तौर पर आप देखेंगे तो आपको अगर लिस्ट आपने रिवाइज कर रखा है, अब ये प्रश्न नॉर्मली जीके का प्रश्न है, लेकिन जब एक पूछा जाए कि ये कब रहे हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस पूछ के इसको जीएस का बना दिया गया, कठिन कर दिया गया। इसमें सबसे सीनियर है आईजी पटेल, इनका नाम था इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल। दिसंबर 1977 से ये रहे हैं 1982 तक। सेकंड नंबर पर नाम आता है मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 1992 में जब एलपीजी की पॉलिसी आई थी उस समय ये थे, 1997 तक रहे थे। और फिर बारी आती है आपकी सी रंगराजन, चक्रवर्ती रंगराजन की। ये 92 से 97 के बीच में तो रंगराजन रहे हैं। रंगराजन रहे हैं 1992 से 1997 के बीच में, ठीक है ना। ये तो उस समय वित्त मंत्री थे ना, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ये पहले रह चुके हैं। ये रह चुके हैं 1982 से 1985 के बीच में, 1982 से 1985 के बीच में ये रह चुके हैं। और जो सुब्बाराव हैं ये तो 2008 में रहे हैं, 2008 से 2013 के बीच में। तो इस तरीके से आप सेट करेंगे तो सेकंड नंबर और फिर फोर्थ नंबर, सेकंड और सेकंड फोर्थ अगर आपका ये सेट हो गया तो ये उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, तो इनका मोटा मोटा आप देख लीजिए कि जैसे सेकंड अगर आपको पता है कि सबसे सीनियर आईजी पटेल है तो यहाँ से आंसर 2 तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं।
और फिर सबसे लास्ट में अगर आपको पता है कि इसमें आएंगे डॉक्टर डी सुब्बा राव, तो अब फिर भी 2 में फंस जाएगा। थोड़ा सा टफ बना दिया है इसको, थोड़ा सा टफ बनाया है। चारों जब ऑप्शन आप 3 कम से कम जानेंगे तब निकलेगा, 3 क्या चारों जानेंगे तब निकलेगा। तो ऐसे प्रश्न कभी कभी परेशान करने के लिए रखे जाते हैं, बहुत इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब्राहम समझौता, जो अब्राहम अकॉर्ड है, करंट अफेयर में ये चर्चा में था और ये मेंस में भी पूछा गया था, मेंस 2021 में भी इसको पूछा गया था। तो अब्राहम अकॉर्ड का हस्ताक्षर करता, ये यूपीपीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीपीसीएस का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें, तो इसमें थे इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, इनके बीच में अब्राहम समझौता हुआ था। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच में हुआ था और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इसकी मध्यस्थता की गई थी। ठीक है, तो करंट में जब ऐसे चर्चे आए, ऐसे मुद्दे आए, तो आप जरूर इनको देख लें। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित कीजिए। मिट्टी और राज्य दिया है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ, जहाँ पे कुछ नदियाँ बहेंगी वहीं पर तो मिलेगी। तो जलोढ़ मिट्टी को आप उत्तर प्रदेश से सुमेलित कर सकते हैं, काली मिट्टी को आप महाराष्ट्र से सुमेलित कर सकते हैं और लाल मिट्टी को आप आंध्र प्रदेश से, मरुस्थलीय को राजस्थान से कर सकते हैं। तो 2, 3, 4, 1 सरल सा प्रश्न है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया है। सीपीयू में कंट्रोल नहीं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, यही गलत है। और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को संदर्भित करता है, ये सही है। सी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। समुद्री चक्रवात तूफान जो आया था तौकते, चक्रवाती तूफान था तौकते, ये किस सागर में उत्पन्न हुआ, करंट अफेयर का प्रश्न था और ये उत्पन्न हुआ था कहाँ पर, अरब सागर में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे जब आए तो आप उसको थोड़ा सा मैप वगैरह देख लीजिए कि अरब सागर में इसका कहाँ पे केंद्र बिंदु था और इसके प्रभाव देख लीजिए कैसे इसने तबाही मचाई, या तबाही मचाने से अगर रह गया, जितनी उम्मीद थी उतनी मचाई कि नहीं मचाई। नेगेटिव उम्मीद भी हम करते तो हैं ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर और गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। तो गैर पारंपरिक सौर है, गैर वाणिज्यिक जानवरों का गोबर, वाणिज्यिक में तेल और गैस आता है। जो ज्वारीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ये होता है, तो ये गलत दिया है। प्राथमिक ऊर्जा में तो आपके कोयला, तेल, गैस, ये सारी चीज़ें आती हैं, जो जीवाश्म ईंधन है उनको शामिल किया जाता है, तो प्राथमिक ऊर्जा ये नहीं है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर, इस लोक नाट्य का नाम क्या है, भांड पाथर, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भांड पाथर जो नृत्य है ये एक सामाजिक नाटक है और सामाजिक व्यंग इसमें दिखाया जाता है और ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है और ये एक आप कह सकते हैं भारतीय नाट्यशास्त्र में भी इसका उल्लेख है। तो ये भांड भावना से व्यंग्यपूर्ण और यथार्थवादी तौर पर इस नाटक को किया जाता है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। कौन सा भिन्न है, यानी कि अलग कौन सा है, डिफरेंट को चुनना है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 अक्षरों का के स्थितीय मानों का अंतर -1 ये करना है। तो J18 -10 -1, तो यहाँ पर आना चाहिए 7, जो कि आपका यहाँ पे 6 दिया है। R में यानी 22 - 18 -1, तो ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर आना चाहिए 7, तो यहाँ पे दिया है 6, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसको जोड़ के -1 कर दीजिए, नहीं पहला और दूसरा घटा के, जैसे 12 - 18, इसका क्रम देखिए और घटाया आपने तो उसके बाद में -1। ठीक है, तो 22, सॉरी R तो 22 होता है, तो 22 - 18 यानी कि 4 और -1 बराबर 3। ठीक है, 22 इसका होगा ना स्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र जो क्रम है वो सही है। सॉरी, सबसे ज्यादा जो उत्पादकता होती है वो मैंग्रोव की होती है। किसकी, मैंग्रोव की, 2 में दिया हुआ है। और उसके बाद में सागर, घास का मैदान, इसमें आपको डिसाइड करना हो तो घास मैदानों की ज्यादा होगी सागर की अपेक्षा, और फिर झील और फिर सागर आएंगे। सागर के टोटालिटी वैसे तो वो ज्यादा है,
बहुत बृहद है भाई, बड़े भाई। प्रशांत महासागर ही 1/3 है पूरी पृथ्वी का, और उसके बाद में फिर अभी अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये सारे हैं। तो यहाँ पर जो मैंग्रोव घास का मैदान है वो सबसे ज्यादा, फिर घास का मैदान, फिर झील और फिर सागर, इनकी उत्पादकता होती है। आप टोटलिटी में जो जाइए, पर कैपिटा एरिया, मतलब एरिया के हिसाब से कितना क्या निकलता है, मतलब उत्पादन इकाई या इकाई समय या इकाई क्षेत्र की बात इसमें की जा रही है, तो ये सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये आपका अनुच्छेद है 253, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 252 में क्या दिया है, 2 या 2 से अधिक राज्यों की जो विधानसभाएं हैं राज्य सूची में किसी भी विषय के कानून बारे में कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध करने का प्रस्ताव करती है। और ये जो 253 दिया हुआ है, 53 जो 245 से 55 है, उसमें केंद्र राज्य विधायी संबंधों पर चर्चा है। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की बात 53 में की गई है। 52 हो ही गया। और 249 में जहां तक है, ये 2/3 बहुमत के साथ राज्यसभा प्रस्ताव पेश करती है और मतदान करती है। यह राष्ट्रीय हित में अगर आवश्यक है, लाभकारी है, तो संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय पर कानून बना देती है। और 250 की बात करें तो यदि आपातकाल की घोषणा होती है तो संसद के पास राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति होती है। तो 250 में जो आपातकाल की स्थिति है, आपातकाल में जो संसद कानून बनाती है राज्य के विषयों पर, उसके बारे में चर्चा की गई है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में, इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में से 6वीं सदी के मध्य में हुआ था और ईंटों से निर्मित यह प्राचीनतम जो भारतीय मंदिर है उनमें से एक है। तो दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये गुप्त काल के दौरान 5वीं शताब्दी में ये मंदिर बना था। कब बना था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गुप्ता पीरियड में बना था, गुप्त काल में ये बना था। कानपुर के भीतरगांव का ये मंदिर है और इसको आप देख सकते हैं जाके अभी भी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली नहीं था? पुर्तगाल का नहीं था, पुर्तगाली नहीं था। तो कौन था इसमें जो पुर्तगाली नहीं था? यहाँ पे दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नाओ नुनीज, ये जो थे ये पुर्तगाली थे। और जहाँ तक बात पीटर मुंडी की है तो ये पीटर मुंडी एक ये इटली का था ना, इटली का व्यापारी था। 17वीं शताब्दी में ये आया था और ये जो है इसने अपने रिकॉर्ड में कहा था, ये पहला शायद ब्रिटेन का था। इसको जरा देखिएगा, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। पीटर मुंडी कहाँ का था, और इसको कमेंट करके जो बताएगा उसका कमेंट मैं पिन पोस्ट करूँगा, पिन पोस्ट मैं करूँगा। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि ये पीटर मुंडी था कहाँ का, ठीक है ना। पीटर मुंडी ये कहाँ का था, इसको आप बताइएगा। ये पुर्तगाली तो नहीं था, पुर्तगाली ये थे बारबोसा पायस। आंसर तो ये सही है, सी ऑप्शन तो सही है, लेकिन ये कहाँ का था इसको आपको कमेंट करके बताना है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध ये बनारस विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो ये राजा चेत सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। राजा चेत सिंह ने ये किया था। और बनारस की जो संधियां हैं 1773 में और 1775 में हुई थी और ये समझौते इसके अंतर्गत जो हुए थे, जैसे 19 बनारस की एक संधि पहली जो हुई थी, बनारस की अगर संधि पूछ ली जाए तो 1773 में हुई थी। मुगल बादशाह शाह आलम के इलाहाबाद और कोरा को युद्ध प्रिय मराठों को उनके समर्थन की कीमत के रूप में सौंपे जाने के फलस्वरूप ये हुई थी। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा राजा चेत सिंह जो थे, इन्होंने नेतृत्व किया था बनारस विद्रोह का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये जो युग्म दिए हैं, तो फसल और देश दिए हैं। रबड़ थाईलैंड, तो थाईलैंड में रबड़ होती है, बिल्कुल सही है। और जैतून स्पेन में होता है और गन्ना ब्राजील में होता है। कहवा मंगोलिया दिया हुआ है, तो मंगोलिया में कहवा नहीं होता है। ब्राजील विश्व स्तर पर लगभग 40% कहवे की, अगर कॉफ़ी की बात की जाए तो कॉफ़ी में ब्राज़ील जो है
ये 40% का योगदान देता है पूरे विश्व स्तर पर। और तो दूसरा ये जो मंगोलिया दिया है, मंगोलिया में ऐसी एटमॉस्फेयर, ऐसी जलवायु नहीं पाई जाती है। और वियतनाम कॉफ़ी में आप पहला तो देख सकते हैं ब्राज़ील को, ब्राज़ील आपका 40%, और सेकंड पे वियतनाम में ये होता है, वियतनाम। तो दूसरा गलत दिया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? नदी का जल प्रदूषण, उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, खुली हुई ऑक्सीजन के द्वारा माप लिया जाता है। जितना भी उसमें गंदगी होगी, जो भी उसमें निलंबित ठोस होंगे, इसको आप देखिए तो वियोजित ऑक्सीजन जो होती है, घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है, तो उससे नाप लिया जाता है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन जो बीओडी है, तो उसमें जो जैविक जीव जितने भी हैं, तो उनके द्वारा आवश्यक जो वियोजित ऑक्सीजन की मात्रा है, उसको निर्धारित करने की एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। बीओडी की जो बात होती है, बायो ऑक्सीजन डिमांड की, तो उसी के द्वारा जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा के द्वारा नदी जल का प्रदूषण स्तर नाप लिया जाता है। अगला जो प्रश्न है, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलती है? करंट अफेयर का ये प्रश्न है। ढाका गुवाहाटी, ढाका चटगांव, ढाका कोलकाता, ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। तो ये जो चलती है, ये ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की जो पीएम शेख हसीना है, उन्होंने किया था। और यात्री ट्रेन है, न्यू जलपाईगुड़ी ढाका छावनी, इन दोनों के बीच में ये चलती है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। 17 सितंबर 2021 को किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल, इसका नाम है। देखिए डेट देखिए, करंट पूछने की प्रवृत्ति भी है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो ये संबंधित था न्याय आपके द्वार से, कानून और न्याय मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दे। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? ये आपका फिजिक्स का प्रश्न है, लेकिन ये जो सीरीज जोड़ी जाती है, जो श्रृंखला जोड़ी जाती है, उसी पर प्रश्न है। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे अगर आप, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पे उनकी पावर 2 में बढ़ जाएगी, तो वो धीमे जलेंगे। समानांतर क्रम में जोड़ने पे तेज जलेंगे। तेज जलने की बात हो रही है तो केवल 2 यहाँ पर, अधिक रोशनी की बात हो रही है तो केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान स्थिति। कोइल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज, ये सही है। जेजाक भुक्ति कौशाम्बी, तो महोत्सव नगर ये महोबा है, और अलीगढ़ को कोल या कोयल भी कहा जाता था, ये सही है। जेजाक भुक्ति आपको पता होगा, जेजाक भुक्ति जो नाम है, ये बताइए किसको किसको आता है? जेजाक भुक्ति जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ना, जिसको पहले चंदेला क्षेत्र भी कहते थे, इसको कहते थे चंदेला क्षेत्र। चंदेला क्षेत्र ही जो ये है, ये कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र। तो बुंदेलखंड क्षेत्र को जेजाक भुक्ति के नाम से जानते हैं। तो यही यहाँ पर गलत दिया है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में कौन सर्वोच्च है, ये आपको बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक ट्यूबवेल या नलकूप सिंचाई यूपी में होती है। अगर आपसे नलकूप भी पूछ ले ट्यूबवेल की जगह लिख के, तो नलकूप भी मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा होती है वो यूपी में होती है। पहला नलकूप यहाँ पर 1930 में खोदा गया था, अंग्रेजों के ज़माने में। और उत्तर प्रदेश में जो टोटल नलकूप सिंचित क्षेत्र है 28.19% है, बहुत ज़्यादा। और उत्तर प्रदेश के बाद फिर राजस्थान की बारी आती है। लगभग यहाँ का 28.19% क्षेत्र नलकूप से सिंचित है। कहाँ का? यूपी का। और फिर राजस्थान की बारी आती है, जहाँ पर केवल 10.44% है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, इसके कोड 2 दिए हैं, दा विंसी प्लस और वेरिटस। ये 2 मिशन है। कोड क्या है? ये मिशन है। ये किससे संबंधित है? तो दा विंसी प्लस और वेरिटस ये करंट अफेयर में चर्चा में रहे थे, और ये नासा के द्वारा शुक्र पर भेजे जाने वाले मिशन थे। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। जो संगम योजना है ये 1996 में शुरू की गई थी, और 15 अगस्त 1996 को शुरू की गई थी। ये योजना जो है ये संबंधित है विकलांगों की कल्याण वृद्धि से। ये दिव्यांग व्यक्तियों को समूहों में संगठित करने का एक प्रयास था, और इसमें आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए 15,000 रुपये की सहायता
दिव्यांगजनों को देने का प्रावधान इसमें किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, और ये था नागालैंड, जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय था उसने किया था। जहां पर SC ST से रिलेटेड कोई योजना आएगी, जहां पर कुछ वन समुदाय से रिलेटेड कोई बात होगी, जहां पर नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई बात होगी, तो वहां सतर्क हो जाया करिए करंट अफेयर में, क्योंकि वो प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। अगला जो प्रश्न है, सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल। अब ये इकोनॉमी का बिल्कुल बेसिक ट्रेडिशनल प्रश्न है। कभी कभी लगता है कि इकोनॉमी करंट के अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं आयोग। प्रथम जो योजना थी उसको हैरोल्ड डोमल मॉडल के नाम से जानते हैं, और जो दूसरी योजना थी इसको महालनोबिस के नाम से जानते हैं। तृतीय योजना जो थी इसको एस चक्रवर्ती मॉडल के नाम से जानते हैं, और चतुर्थ को अशोक रुद्र नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चतुर्थ को अशोक रुद्र, ये तीसरे नंबर पर दिया ना, तो 2 4 1 3 2 4 1 3 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न कभी भी आपसे पूछा जाता है तो आप इसको तैयार रखिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? कौन सा सुल्तान था जिसने ऐसा किया था? इसमें भी कंफ्यूजन हुआ था लोगों को, और लेकिन इसमें मजबूत केंद्र की स्थापना करने के लिए सर्वोच्च मतलब एक दैवीय अधिकार में विश्वास करने वाला, सर्वोच्च अधिकारी के तौर पर खुद को नियुक्त करने वाला, ईश्वर का प्रतिनिधित्व, ईश्वर की छाया मानने वाला खुद को एक सुल्तान हुआ अलाउद्दीन खिलजी। तो उसी ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना की नियुक्ति की थी। सैन्य सुधार उसने किए थे और उसमें विशाल सेना बनाए रखने की बात उन्होंने की थी, और घोड़े की दागने की व्यवस्था, घोड़े की ब्रांडिंग कर दी जाए, इसकी व्यवस्था उन्होंने की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी था ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? पोलिनेशिया का भाग नहीं है, तो टोंगा है, तुवालू है, ताहिती है। तीनियन जो है ये पोलिनेशिया का भाग नहीं है ना। पोलिनेशियन त्रिकोण जो है वो हवाई, न्यूजीलैंड और ईस्टर द्वीप समूहों को जोड़कर तैयार होता है, और इसमें समोआ, टोंगा, कुक आइलैंड, तुवालू, तेकेलाऊ, नियो, वालेस ये सब आते हैं। तीनियन इसमें नहीं आता है। तीनियन उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के राष्ट्रमंडल के 3 प्रमुख द्वीपों में से एक माना जाता है, तो ये राष्ट्रमंडल द्वीप है। ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? खूब ज़्यादा इसमें डाउट हुआ था लोगों को, और लोगों ने बार बार इसमें आंसर भी चेंज किए थे। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो अंडे पे अगर आप जाएंगे तो अंडे में आपको लगभग ये मतलब सभी आवश्यक एमिनो अम्ल मिल जाएंगे। प्रोटीन के निर्माण खंड के तौर पर आप जान सकते हैं अमीनो अम्लों को। हर कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक अमीनो अम्ल होता है, और ऐसे जैविक यौगिक होते हैं जो आपके शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए एक साथ आते हैं, और अंडे प्रोटीन के उत्कृष्ट स्रोत के तौर पर जाने जाते हैं। तो इसको आप मान सकते हैं कि ये मतलब करीबी उत्तर है। वैसे मछली में, मशरूम में, किनोवा में, फलियों जितने बीन्स वाले फलीदार पौधे होते हैं उनमें खूब ज़्यादा अमीनो अम्ल मिलता है। अगला जो प्रश्न है, 2 यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न है, 2 अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। पहला स्टेटमेंट क्या ये सही है? पहला तो सही है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने किया था, और वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। इनका जो उद्देश्य था मतलब इन्होंने जिस कारण से किया था, तो ये इस कारण से नहीं किया था कि वो प्रभावित करना चाहते थे जनमानस को। ठीक है, तो आर इसमें गलत हो जाएगा, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल लेटर में अगर लिखा जाए उनको, जैसे ABCD ऐसे लिखा जाए, तो कितने अक्षर हैं जो दर्पण में अपने मूल रूप में दिखाई देंगे? यानी कि जैसे आप वो पलटे आप, तो वो मतलब पलटने का, जैसे B
आप देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा, लेकिन ए को देखेंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है ना। ओ है, एम है, ठीक है। तो इन वाले अक्षरों की संख्या कितनी है, तो ऐसे आप देखेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो एक्यूरेट आपको बिल्कुल दिखाई देंगे, 11 अक्षर हो जाएंगे। ये भी प्रश्न कई बार आयोग ने पूछा है, निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है। 3 से भिन्न है, 4 विकल्प दिए हैं, तो इनमें से 3 एक जैसे हैं, दिशा, कंपास, सुई और चुंबक। तो दिशा, कंपास और चुंबक और सुई। तो ये देखिए, कंपास, सुई और चुंबक ये यंत्र है, और दिशा बताने के लिए जैसे चुंबक इसका उपयोग होता है, जो इसमें एक दिशा सूचक यंत्र है, उसमें ये तीनों लगे होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिशा तो अलग चीज होगा, ठीक है ना। दिशा खोजने के लिए कंपास का, सुई का, चुंबक का उपयोग होता है, और दिशा को खोजते हैं, वो हमारा टारगेट होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है। भाषा, देश, डेनिश डेनमार्क, डच नीदरलैंड, मंदारिन चीन और भाषा थाईलैंड। डेनमार्क में डेनिश सही है, नीदरलैंड में डच सही है, चीन मंदारिन सही है। जो थाईलैंड भाषा दिया हुआ है, तो थाईलैंड भाषा गलत है। यहाँ पे थाई भाषा है, यहाँ की भाषा जो है वो थाई है, भाषा नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इंडोनेशिया में जो भाषा यूज होती है उसको भाषा कहा जाता है। भाषा लिखिए या भाषा लिखिए, इंडोनेशिया में इसको कहा जाता है भाषा। तो इंडोनेशिया के लिए अगर दिया होता तो ये सही हो जाता, जो कि थाईलैंड के साथ दे दिया है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, यानी 1000 हर्ट्ज अगर उसको सुनाया जाए तो सबसे ज्यादा सुग्राही, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। मनुष्य की जो आंख है वो लाल रंग के लिए सुग्राही नहीं होती है। मानव कान 1000 से 4000 हर्ट्ज की आवृत्तियों वो तो सबसे अधिक संवेदनशीलता के साथ पता कर लेता है, सुन लेता है, वो तो सही है। लेकिन जो ये दूसरा है, मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए, तो ये गलत है। और इसका एक मतलब आप ये मान के चलिए कि सामान्य प्रकाश व्यवस्था अगर देखा जाए तो मनुष्य की आंख जो है वो हरे रंग के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही होती है। किसके लिए? हरे रंग के लिए। सुनने की जो दृढ़ता है 1/10 सेकंड होती है, और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। तो ये सही है, कोई भी चित्र, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करिए, इसको आपको बताना है। तो लुप्त संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे बताइए, यहाँ पर क्या आएगा। तो 5 चौक 20 में से 2 निकल गया, 6 त्रिक 18, नहीं ऐसे नहीं आ रहा है, कैसे आएगा इसको, कैसे, ये मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10 और 4 दूनी 18, 6 त्रिक 18 और 3 त्रिक 9, ऐसे है। 5 गुणे 2 तो ये 10 आ गया, और 4 दूनी 8, 6 त्रिक 18 और 3 त्रिक 9, 27, ठीक है। तो 12, यहाँ पर क्या ले आया जाए कि 96 आ जाए, यही है ना। तो यहाँ पे अगर 12 छक 72 और 6 चौक 24, तो 72 और 24 96, तो यहाँ पर 6 ले आए, 6। तो यहाँ पर डी ऑप्शन पे देखिए 6 दिया है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसको करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। कौन सा है जो नदी तट पर स्थित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा बोकारो नदी तट पर है। लेकिन जो भिलाई है, भिलाई की स्थापना 1959 में की गई थी। ये मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था उस समय, और रूसी सहयोग से हुआ था, रूस ने इसमें मदद की थी। अब ये मध्य प्रदेश से कहाँ पहुँच गया है, भिलाई अब छत्तीसगढ़ में है। लेकिन 1959 में जब हुई थी स्थापना तो ये मध्य प्रदेश में था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन बेंट इंडेक्स से संबंधित है। कच्चे तेल की कीमतें, तांबे की भविष्य की कीमतें, सोने की कीमतें। तो ब्रेंट इंडेक्स जो होता है ये कच्चे तेल का
एक व्यापार वर्गीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है और क्रय के लिए बेंचमार्क मूल्य का निर्धारण जो होता है तो इसी के तहत होता है, ब्रेंट इंडेक्स के तहत होता है, ब्रेंट ऐसे लिखा जाता है। कच्चे तेल की कीमतों से ये रिलेटेड होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहा जाता है? रेशम जो है वो कई प्रकार के होते हैं, टसर भी होता है और गास्मिर होता है। इसको गॉस्मिर लिखिए, इसका सही ऐसे लिखा जाता है गास्मिर, गास्मिर रेशम। तो गास्मिर रेशम ये मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम को कहा जाता है। जो मकड़ी से रिलेटेड रेशम है उसको कहा जाता है और बहुत मजबूत होता है और वजन के आधार पर इस्पात से भी अधिक मजबूत, इस्पात से भी ज़्यादा इसकी मजबूती होती है, ये ध्यान रखिए। और अगर वजन लेंगे तो उतने वजन का इस्पात ले लें। और ये होली ग्रेल इसका उपनाम होता है, इसको कहते हैं होली ग्रेल। तो होली ग्रेल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये गास्मिर रेशम ही होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था? ये उत्तर प्रदेश के इतिहास से प्रश्न पूछा गया है और ये 1834 में किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1834 में। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध ये लिखे थे, इस कारण से इम्पोर्टेंट है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं एट 75, तो उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे नेतृत्व करता रहे जिनके बारे में हमको जानकारी मिली। तो उन्हीं में से एक थे मनोरंजन जी, चर्चा में थे मनोरंजन प्रसाद सिंह। तो फिरंगिया इन्होंने कविता लिखी थी, इसमें फिरंगिया कविता। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भोजपुरी भाषा में इन्होंने लिखी थी और ये बिहार के रहने वाले थे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने लिखा था इसको। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है। फसल सबसे बड़ा उत्पादक, आम का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो उत्तर प्रदेश है। लीची का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो आपका बिहार हो जाएगा और ये नारियल का केरल और सेब का जम्मू कश्मीर। तो 4 3 2 1 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको भी हमेशा अपडेट करके जाइए। लास्ट समय जो आंकड़ों की सीरीज हम जारी करते हैं जिसमें डेटाज हम आपको बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उस डिस्कशन को सुन के आप जाया करिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम में उसको व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन प्रवृत्ति का है, हिस्ट्री का प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री का। करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, केसरी समाचार पत्र का बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशन प्रारंभ करना और अल हिलाल समाचार पत्र का अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशन प्रारंभ करना। इसको तो इसमें सबका सन आपको याद होगा तभी प्रश्न हो पाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कब क्या किया था, करजन वायली का जो मामला है, तो ये सारी चीज़ें आपको जब तैयार होंगी तभी आप इसको कर पाएंगे। जैसे खुदीराम बोस को जो मृत्युदंड हुआ था ये 11 अगस्त 1908 को हुआ था, ठीक है ना, 11 अगस्त 1908 को ये हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक 4 जनवरी 1881 अखबार की इन्होंने शुरुआत की थी, 4 जनवरी 1881 में। और अल हिलाल जो समाचार पत्र था ये कब शुरू हुआ था? अल हिलाल समाचार पत्र, अल हिलाल जो है ये एक उर्दू अखबार था और इसको इन्होंने शुरू किया था 1912 में, 1912। और 1909 की बात है, 1 जुलाई की बात है 1909, ये करजन वायली की हत्या की गई थी, ठीक है। अब आप इसको सेट कर सकते हैं। तो तीसरा तो सबसे पहले हो जाएगा और तीसरा 2 में दिया है, ठीक है। और तीसरे के बाद में होगा दूसरा, तीसरे के बाद में होगा दूसरा, क्योंकि खुदीराम बोस 1908, फिर 9 आएगा, तो तीसरा दूसरा पहला, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब इसमें आप अगर ये जानते हैं अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल 1912 सबसे लास्ट में, तब तो आप तीसरा और पहले से कर सकते हैं। नहीं तो ये प्रश्न कठिन हो जाते हैं ये सब, आजकल ऑप्शन बड़े कठिन बनाए जा रहे हैं। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा करता है? मैपिंग से ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ब्रुनोई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया। जैसे अभी
पोलिनेशिया वाला प्रश्न जो पूछा गया, और ये सब मैपिंग से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये किस देश के साथ नहीं साझा करता है? ब्रुनेई के साथ इसकी सीमा नहीं मिलती है। ठीक है, हिंद महासागर में आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, भारत उसके बाद में आता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप जावा द्वीप है इंडोनेशिया में, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मलेशिया के साथ, पापुआ न्यू गिनी के साथ, तिमोर द्वीप के साथ, पूर्वी तिमोर के साथ ये सीमा साझा करता है। और फिर सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनके साथ साझा करता है, लेकिन ब्रुनेई के साथ ये साझा नहीं करता है सीमा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। एटलस आप रखिए अपने पास, हमेशा आपके बिस्तर पे, आपकी तकिया के नीचे एटलस होना चाहिए, जहाँ पर आप फ़ोन रखते हैं। आज सबसे आसान है कंपटीशन पास करना, अगर आप अपनी स्मार्टफोन से दूरी थोड़ी सी बना लेते हैं। आप कहेंगे कि उसी पे क्लास देख रहे हैं, क्लास देखिए, फालतू काम और मत करिए, तो कंपटीशन वैसे ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि 99% आबादी इसी में जुटी हुई है, वो रात दिन मोबाइल ही देख रही है वो लगातार रील्स देख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, पुच्चू मुन्नू चुन्नू चुग्गा सुग्गी, यही सब हो रहा है। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझा नहीं करता है? ये आपका हो गया। अगला प्रश्न है, भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो शहरी वेधशाला ये नई दिल्ली में स्थित है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और करंट अफेयर में चर्चा में रहा था, और ये ध्यान रखिएगा। और ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको शुरू किया था, उस समय चर्चा में था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो पौधों में जो गूटी लगाते हैं, ये आप उसको कह सकते हैं कायिक जनन के लिए, यानी कि जो अलैंगिक जनन की एक विधि होती है, कलम तना ऐसे काट के जो किया जाता है, तो वानस्पतिक प्रसारण के लिए इसको किया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं है? तो 12 हृदय शहर जो चुने गए थे, पहले तो आप ये हृदय परियोजना के बारे में जान लीजिए। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना है, इसको 21 जनवरी 15 में इसको शुरू किया गया था। भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की ये परियोजना थी। और इसमें मतलब जिस शहर को चुना गया वहाँ के जल निकासी, स्वच्छता, जलापूर्ति, है ना, रोड लाइट, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, अन्य पर्यटक सुविधाएं, बिजली के तार, इन सब को शामिल करने की बात की गई थी। जो 12 शहर चुने गए उसमें अमृतसर, आगरा इसमें नहीं था, गया, पुरी, वारंगल, अमृतसर, द्वारका, कांचीपुरम, मथुरा, वाराणसी, वारंगल और अजमेर, बादामी और वेलंकन्नी, ये 12 शहर थे। इसमें आगरा शामिल नहीं था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर जीवाश्म ईंधन की बात की जाए तो कोयला और पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा पूरा करते हैं इसको। और नवीकरणीय जो स्रोत हैं, जैसे गैर नवीकरणीय जो स्रोत हैं, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों में शामिल इनको किया जाता है। तो इन पे अगर अब इनको रिप्लेस करने की बात आती है, इन पे कम ध्यान दिया जाए। और सौर ऊर्जा को जैसे बढ़ाने की बात आ रही है, तो सौर ऊर्जा अब ज़्यादा बढ़ गया, सेकंड स्थान पर यह आ गया। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चर्चा में था, इसी कारण पूछा गया था। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो ये प्रजाति है भिंडी की, लेडी फिंगर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने ये काशी लालिमा डेवलप की थी। और ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं। अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिएगा, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए, ये जो भिंडी है ये एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरी हुई है। और एंथोसाइनिन लाल भिंडी में पाया जाता है। हरी भिंडी में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये अगर आप खाएंगे तो आपका बढ़ जाएगा, सब एंटीऑक्सीडेंट बढ़ जाएगा, क्षमता आपकी बढ़ जाएगी।
1 करोड़ से 5 करोड़ तक कारोबार करने वाले जो व्यवसाय हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो अभी ये संशोधित परिभाषा दी गई थी, तो इसमें सूक्ष्म उद्योगों को 1 करोड़ से अधिक नहीं और वार्षिक कारोबार मतलब 5 करोड़ से अधिक 1 से 5 के बीच की बात हुई थी, तो ये सूक्ष्म माइक्रो की बात हुई थी। छोटे की जो बात है वो, और ये निवेश 10 करोड़ निवेश की बात होती है, तो 1 करोड़ से अधिक निवेश ना हो, 5 करोड़ तक का यहाँ पर कारोबार ना हो, तो ये सूक्ष्म में आएंगे। और 10 करोड़ से अधिक की निवेश की बात और 50 करोड़ तक कारोबार, ये आपका छोटे में आ जाएंगे, 10 से 50 करोड़। और मध्यम 50 करोड़ से 250 करोड़, 50 से 250 करोड़ की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिए। अगला जो प्रश्न है, किन राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? किस राजा को? हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, किसको चुना गया? या नंदीवर्मन, पल्लवमल, किसको चुना गया? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवमल जो थे, गोपाल का शासन कब था? 750 से 770 ईस्वी के बीच में। भारतीय उपमहाद्वीप के बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश का संस्थापक था गोपाल। पाल राजवंश, कौन सा राजवंश? पाल राजवंश। पाल का अर्थ क्या होता है? रक्षा करने वाला, रक्षक, पालने वाला, रक्षा करने वाला। और नंदीवर्मन पल्लवमल जो था, ये दक्षिण भारत पे इसने शासन किया। तो ये दोनों जो थे ये चुने गए थे प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, तो ये दूसरा और चौथा हो जाएगा, दूसरा और चौथा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि, तो फिलीपींस में एक द्वीप है मिंडनाओ। ये भी देखिए, ये मैपिंग का वैसे प्रश्न है। दूसरा इसमें मैपिंग से जीके यानी कि अबाउट द कंट्री, अबाउट द सिटी जो पूछ लिया जाता है, जो उपनाम पूछ लिए जाते हैं, उनसे ये प्रश्न है। ठीक है, तो मिंडनाओ वादे की भूमि के तौर पर जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? यूपी की जनसंख्या में। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न ये पूछ रहा है। तो जो हमारे यहाँ कुल जनसंख्या है उसमें कार्यबलों की बात अगर की जाए तो 23.7% है कार्यबल, यानी इतने लोग कार्य करने के इच्छुक हैं, कार्य करना ये चाहते हैं। बाकी 65.9% किसान है ना, 65.9% किसान है, 60.59% ये हमारे यहाँ पे फार्मर है जो खेती का काम करते हैं, इतना ये कार्यबल है। ठीक है, और 5.6% औद्योगिक श्रमिक है हमारे यहाँ। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अलग है? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग। तो टोक्यो राजधानी है, लंदन है, बीजिंग है, न्यूयॉर्क नहीं, वाशिंगटन डीसी है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित अनुक्रम में से ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है ना ठीक बाद में 9? तो ठीक पहले 6, ठीक बाद में 9, तो ऐसे कितने, मतलब नहीं है, ऐसे कितने हैं? तो एक ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, और एक ये हो जाएगा, और ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा, तो ऐसे 2 हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामान्य सा प्रश्न, मैथ रीजनिंग से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? कौन था? तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लहना को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक पहले गुरु थे, गुरु नानक जो थे वो पहले गुरु थे, और पहली बार उन्होंने गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था उन्होंने। और ये एक मतलब लहना जो था, ये अंगद साहिब जी का जन्म लहना नाम के रूप में, मतलब जब बचपन उनका था तो लहना, उनको लहना नाम से जाना जाता था। कौन? जो गुरु अंगद थे। तो गुरु अंगद सेकंड गुरु थे, गुरु अंगद जो थे वो सेकंड गुरु थे, और इन्हीं को गुरु नानक ने लहना नाम से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हरिके
गांव जो है वहाँ पर, वहाँ के रहने वाले ये थे। ठीक है। और 10वें सिख गुरु अगर आपसे पूछ लिए जाए 10th, तो गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद इन्होंने गुरु परंपरा ही समाप्त कर दी थी, तो ये ध्यान रखिएगा। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है। चूना पत्थर, कापर, बॉक्साइट, मैग्नीज, ये मतलब खनिज और जिनमें ये बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चूना पत्थर सीमेंट, ये बिल्कुल सही है। कापर बिजली के सामान में, बॉक्साइट हवाई जहाज निर्माण में, और मैग्नीज इस्पात में ये प्रयोग किया जाता है। तो सब सही सुमेलित दिए हैं, 1 2 3 4, इसका सही उत्तर होगा। गलत संख्या एक यहाँ पर दी है, वो आपको बताना है। 2 दूनी 4, 2 6, और 6 दूनी 12, और 4 16, और 16 दूना 32, और 6 38, और 38 दूना, सब इसको 2 गुना करना है। तो 38 दूना 76, और 8, और फिर अब 10 जोड़ेंगे तो 84 का दूना हो जाएगा 168, और 1 मिनट, 2 4 6 8, और फिर यहाँ पर देखेंगे 168, 84 दूना, हाँ, तो 84 का दूना सीधा 168 ही हो जाएगा। तो 10 जोड़ेंगे 178 आना चाहिए था ना, यहाँ 168 दिया हुआ है, तो ये गलत दिया हुआ है। तो यही गलत पूछा जा रहा है ना, गलत संख्या कौन सी दी है, सही तो है। इसका 2 गुना करेंगे तो 168 यही हो गया, और 10 जुड़ेगा भी तो, जैसे 2 दूनी 4 में 2 जोड़ा जा रहा है, 6 दूनी 12 में 4 जोड़ा जा रहा है, 16 दूना 32 में 6, फिर ये 8, और फिर ऐसे 10 जोड़ा जाएगा। तो ये आना चाहिए 178, लिखा है 168। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ की, या की ऐसे लिख दीजिए। तो किसने प्रारंभ की है, तो ये जो है दिल्ली ने प्रारंभ की थी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ये 27 मार्च 2015 को ही शुरू हुई थी। ये करंट अफेयर का प्रश्न ऐसे नहीं है, ये ऐसे ही पूछ लिया गया है आपसे प्रश्न। ई राशन कार्ड सेवा चर्चा में रही होगी तो उसका इतिहास पूछ लिया गया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ये नौचंदी का मेला होता है, और नौचंदी का मेला लगता है मेरठ में। कहाँ पे लगता है? मेरठ में, और 1 महीने तक लगभग ये चलता है मेला। ठीक है। होली के बाद दूसरे रविवार से ये शुरू होता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द का ये प्रतीक माना जाता है। सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेलित करना है आपको, और देखना है कौन सा इसमें सही है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी, द्वितीय आंग्ल मराठा, द्वितीय आंग्ल अफगान। इधर देखिए द्वितीय आंग्ल कॉमन है, और इधर आपसे पूछ लिया गया है। तो इसमें जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1780 से 84, तो ए का तो 2 हो जाएगा। अगर आपको ए का 2 पता है तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में और कहीं ए का 2 नहीं दिया है। बाकी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1750 से 54 के बीच में, और द्वितीय आंग्ल अफगान जो युद्ध है ये आपका हो जाएगा 1803 से 5 के बीच में, और फिर द्वितीय आंग्ल अफगान ये जो दिया है ये 78 से 80 के बीच में। तो एक आपको अगर ये पता है तो ये प्रश्न हो सकता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुगल बादशाह ने जिसकी नियुक्ति की थी। सरल प्रश्न है, पहले भी पूछा गया है। मुर्शीद कुली खां था। कौन था? मुर्शीद कुली खां। बंगाल में नवाब शासन का संस्थापक था मुर्शीद कुली खान, और मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम सूबेदार के तौर पर इसको नियुक्त किया गया था। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा जनपद है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, कौन सा है? तो ये कुशीनगर है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये नेपाल के साथ 7 जिले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है। और 9 राज्यों से यूपी की सीमा मिलती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान 5 हो गए, मध्य प्रदेश 6, छत्तीसगढ़ 7, बिहार और झारखंड ये 9। तो 9 ये स्टेट हैं जो यूपी से सीमा साझा करते हैं,
और यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, इसमें कुशीनगर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी एंटीगुआ और बारमुडा सेंट जोन्स, डोमिनिका सेंट डोमिंगो, अल सैल्वाडोर सैन सैल्वाडोर और बहामास नसाओ। तो ये जो डोमिनिका सेंटो डोमिंगो दिया हुआ है, ये डोमिनिका की राजधानी जो है ये रशेऊ है, रोशेऊ इसको बोलते हैं, रोशेऊ ये इसकी राजधानी है। सेंट जॉन्स बारमुडा एंटीगुआ की है, सैन सैल्वाडोर अल सैल्वाडोर को, बहामास की नसाओ ये कई बार पूछी गई है। ये भी देखिए ज्योग्राफी से, ये मैपिंग से ही आप कह सकते हैं ये सवाल पूछा गया है, तो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन बढ़ जाते हैं कभी कभी, तो नॉर्मली जो रटने वाले लोग हैं उनको दिक्कत हो जाती है। 10 दिनों से अधिक अगर उपवास आप रखते हैं तो लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबे समय तक उपवास रखने पर जो हमारा लीवर है, जो हमारा किडनी है, वो खराब होने लगता है ना, और मस्तिष्क, लाल रक्त कोशिकाओं और मांसपेशियों जैसे जो ऊतक हैं उनमें ग्लूकोज, जो ईंधन के रूप में ग्लूकोज होता है, तो यकृत ग्लूकोज को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो यकृत में ग्लूकोज उपापचय जो होगा वो क्या हो जाएगा? यकृत में ग्लूकोज जो का स्तर है लीवर में वो कम हो जाएगा, लीवर में ग्लूकोज का जो स्तर है वो कम हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। भारतीय रेलवे के संदर्भ में 2 कथन है। 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था, रेल बजट में उसमें बताया गया था। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो रेल बजट जो पेश किया जाता है, रेल बजट की जो बिंदु है उनको आप देख के जाइए, वहां से ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक, फैक्चुअल प्रश्न है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जो थे, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण मिला था, ज्ञानपीठ भी मिला था, ठीक है। तो ये उन्हीं की रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय, सबको पढ़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान, जल विहार का मेला बुंदेलखंड, और बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। तो बलदेव छठ का जो मेला पूर्वांचल दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देखिए क्या ये सही है। बलदेव छठ, जल विहार का जो मेला है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, यूपी और एमपी के मध्य में आयोजित होता है। और दूसरा जो बटेश्वर मेला है ये आपका पश्चिमांचल क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर ये शुरू होता है। आगरा का बटेश्वर एक गांव है, वहाँ पर होता है। बलदेव छठ का मेला आगरे में ही होता है, पूर्वांचल का नहीं है, ये भी आगरा का ही है, आगरा में ही होता है। तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और शुक्रताल का मेला ये मुजफ्फरनगर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा, शरद चतुर्थी, गंगा दशहरा, इन सब पर आयोजित किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चुकंदर चीनी, शहद ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों सही है, कपास सेल्यूलोज सही है, और दुग्ध लैक्टोज ये भी सही है। स्रोत दिए हुए हैं, क्या कहाँ मिलता है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डाउट इसमें यहाँ हो सकता है कि शहद में फ्रक्टोज या ग्लूकोज दोनों मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें दो ना हो, सब में है, तो उस ऑप्शन को भी आप चौथे को टिक कर सकते हैं, क्योंकि चौथे में ही सारा दिया हुआ है, बाकी 3 तो होंगे ही। कंपनी बहादुर की शानो शौकत, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दरोगा को। किसको कहा जाता था? दरोगा को, ठीक है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिसिंग कर्तव्यों से वंचित करने का निर्णय लिया था, और जिलों को 20 से 30 वर्ग मील के थानों और पुलिस क्षेत्राधिकारों के इकाइयों के तौर पर विभाजित करने का निर्णय इसने लिया, और इसने कहा हम दरोगा अधिकारी एक हम नियुक्त करेंगे, ठीक है।
और मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त और पर्यवेक्षण के लिए ये पद बनाया गया था, नियुक्ति मजिस्ट्रेट के द्वारा होती थी। तो उसी में इसको कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि के तौर पर जाना जाता था। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है, 1 हेक्टेयर में लगभग 12.5 बीघे होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको लघु कृषक कहते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़। 1 एकड़ जो होता है उसमें नॉर्मली 5 बीघे होते हैं। ठीक है, और यानी कि 12.5 बीघे के बराबर एक ये हेक्टेयर होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, और 5 बीघे का 1 एकड़ होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि को, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, तो सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, तो ये गलत है। ये असहयोग में आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने नहीं त्यागा था। क्यों त्यागा था इसको जरा बताइएगा। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल इन्होंने जीता था। पहले गैर यूरोपीय और पहले एशियाई थे जिन्होंने जीता था 1913 में। कब जीता था? 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। और कौन सा नोबेल जीता था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा ये गलत है। तो जरा बताइएगा, ये सही, परंतु ये ऑप्शन भी चेंज कर देता है आयोग। कोई जरूरी नहीं ABCD ऐसे ही रहे, तो देख के इसको आंसर दीजिएगा। विद्युत जिस प्रकार तार है से संबंधित है, उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है? विद्युत तार से प्रवाहित होती है, पानी पाइप से प्रवाहित होता है। देखिए रीजनिंग का कितना सरल प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद स्थित हैं? तो इनमें से 16 में से आप देखेंगे तो 8 महाजनपद, जैसे जो है कुरु है, इंद्रप्रस्थ है, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, साकेत, मल्ल, काशी, चेदी, ये 8 जो हैं ये कहाँ से संबंधित है? यूपी से। टोटल 16 में से 8 यूपी से, आते तो यूपी से ही थे। ठीक है, अगला प्रश्न, उसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहां पर रहा? जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु, अहमदाबाद। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये अहमदाबाद में सबसे कम प्रतिशत रहा है। अहमदाबाद में सबसे कम, और सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाए तो ये फर्स्ट पे रहा है बेंगलुरु, सेकंड पे आपका लखनऊ रहा है, और थर्ड पे जयपुर रहा है, और इनमें से 4th स्थान पे, इसमें आप देखिए तो 4th स्थान पे ये रहा है। 4th स्थान पे अहमदाबाद सबसे कम पूछा जा रहा है। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, इसके लेखक तो ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह का। इलाहाबाद के रहने वाले थे, और बालापुर इलाहाबाद में पढ़ता है, वहीं के रहने वाले थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े थे। तो उनकी ये रचना है झीनी झीनी बीनी चदरिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? 1993 में कौन सी भाषा नहीं सम्मिलित की गई, ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो इसमें कौन सी भाषा है जो 1993 में 71वां संविधान संशोधन जो 92 में आया था, तो उसमें सम्मिलित किया गया था किसको? उन भाषाओं को जिनको सम्मिलित किया गया था उसके बाद में कोई किसको? तो डोगरी उस समय सम्मिलित नहीं हुई थी, डोगरी तो बाद में सम्मिलित हुई है ना, डोगरी बाद में सम्मिलित हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट। मैथिली, संथाली और बोडो ये तीनों सम्मिलित की गई थी, डोगरी नहीं सम्मिलित की गई थी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रश्न है। नॉर्मली ये प्रश्न पूछा जाता है कौन सा इसमें, जैसे 22 भाषाएं, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी और हिंदी, कन्नड़, गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु। ठीक है, ये भाषाएं हैं। तो बोडो और मैथिली जो शामिल की गई हैं ये 2004 में की गई हैं, और लेकिन ये प्रश्न गलत हो जाएगा। बोडो और मैथिली दो की गई हैं, तो ये प्रश्न ही गलत है, ये प्रश्न ही गलत करिए, क्योंकि बोडो और मैथिली ये दोनों 2004 में सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, 92 में नेपाली को जोड़ा गया है,
अंग्रेजी सहित 38 भाषाओं को इस समय सम्मिलित किया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन ये गलत है, इसको हटा दीजिए, ये गलत क्वेश्चन था। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो सितार में जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो दो स्थिर बिंदुओं के बीच में आगे और पीछे परावर्तित होने वाली तरंगें होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो तरंग होगी वो अनुप्रस्थ और अप्रगामी तरंगें इसमें उत्पन्न होंगी। अनुप्रस्थ और अप्रगामी तरंगें इसमें उत्पन्न होंगी, अप्रगामी होंगी और अनुप्रस्थ तरंगें होंगी, ठीक है। और ये कई तरीके के मोटाई वाले तारों से, ये विभिन्न मोटाई के तार इसमें लगे होते हैं, बहुत बढ़िया खैर सितार में धुन निकलती है। तो आगे पीछे दोनों ये परावर्तित होती हैं, तो अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें इसमें उत्पन्न होती हैं। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? सबसे ज्यादा मतलब तेल की मात्रा बढ़ाने में, तो सल्फर ये सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पोषक तत्वों में सल्फर जाना जाता है, और ये अगर तेल की मात्रा बढ़ानी है सरसों में तो इसका उपयोग किया जाए सल्फर का, तो बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष, फाहियान 399 से 414, हंसांग 629 से 645, इत्सिंग 679 से 695। अब ये प्रश्न भी वैसे तो बहुत कठिन है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत कठिन टफ प्रश्नों में से है। अगर आपका कॉन्सेप्ट वैसे नहीं क्लियर है तो आप इसको, क्योंकि इन्होंने ये 679 दे दिया है और ये है 671 से 695। अब इतना कौन ध्यान रख पाएगा, है ना। तो इत्सिंग जो है ये चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म के संबंध में भारत का इसने दौरा किया था। अल-मसूदी 957 ये सही दिया है, बाकी ये सब सही है। तो ये चीनी यात्री था। अब इतना याद रहे तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? तो ये बढ़िया प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण अभियान से ये संबंधित था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 ये योजना शुरू की गई थी, 29 जिलों में शुरू की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। और ये मतलब ये राज्य सरकार ने हौसला पोषण योजना की तर्ज पर इसको शुरू किया था। तो करंट अफेयर में चर्चा में था। निम्नलिखित पे विचार कीजिए, ये कलरीपट्टू, थांगता, मलखंब और गतका सॉरी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किसको सम्मिलित किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इसमें से सबको सम्मिलित किया गया था। कलरीपट्टू को भी किया गया था और थांगता को भी किया गया था, मलखंब और गतका। करंट अफेयर का प्रश्न है, करंट अफेयर में डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये था। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और जिबूती आचार संहिता में भारत शामिल हुआ था, इसी कारण से ये पूछा गया। समुद्री डकैतों के विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय समूह है उससे ये रिलेटेड था। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए, तो स्थान और सन आपको सुमेलित करना है। मेरठ में यह अधिवेशन 1946 में हुआ था, आज़ादी के जस्ट पहले। कानपुर का जो अधिवेशन है ये 1925 में हुआ था, ये आपको वैसे भी पता होगा। कौन इसकी अध्यक्षता किया था बताइएगा? 1925 में जो अधिवेशन हुआ सरोजनी नायडू के द्वारा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा थी। और मेरठ में जो हुआ था यहाँ पे कृपलानी, जेबी कृपलानी ने अध्यक्षता की थी। और लखनऊ में अधिवेशन 1916 में हुआ था और अंबिका चरण मजूमदार थे 1916, तो ये पहला हो जाएगा। और बनारस में हुआ था 1905 में, इसका 2। ये गोपाल कृष्ण गोखले, ये स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा यहाँ पर हुआ था। तो 3, 4, 1, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? करंट अफेयर का प्रश्न है, बहुत कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत वैसे नहीं है, फिर से नहीं पूछा जाएगा। और ये फड़ीदर स्थान था गुजरात के मेहसाणा जिले में, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे छोटे छोटे फैक्टों पर ध्यान दिया कीजिए करंट में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब किया गया? तो मुंबई में ये रिष्णा में प्रथम जूट मिल, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल,
ये सारी बातें यहाँ पर आपसे पूछी जा रही हैं। तो सबसे पुरानी घटना ये कपड़ा मिल की हो जाएगी। अगर आप बिना पढ़े सेट करें तो इसी को पहला सेट कीजिएगा। तो मतलब आपको अगर नहीं सन पता है, बिना पढ़े का मतलब सन नहीं पता है, तो 7 जुलाई 1900 नहीं 1854 में, 7 जुलाई 1854 में ये शुरू की गई थी भारत में प्रथम कपड़ा मिल मुंबई में। और उसके बाद में भारत में स्टील का प्रथम जो कारोबार है, ये पहली बार इस्पात उद्योग 1907 में स्थापित किया गया था। और इतना प्रथम जूट जो मिल है ये 1855 में हुई थी। और भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का जो विकास है ये 1920 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन 1930 के दशक में उसको उद्योग का दर्जा मिला था। तो ये 1930 के आसपास का हो जाएगा। सबसे लास्ट में चीनी उद्योग होगा, बाकी ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम अनुसार सेट करना है। तो वैदिक काल से ही जो हमारा हिंदू धर्म है, तो हिंदू पंचांग में 6 ऋतुएं हमारी होती हैं। और चैत्र वैशाख के नाम से हिंदी महीने जो होते हैं हमारे यहाँ, तो इसमें वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून ऋतु और शरद ऋतु ऐसे होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बसंत हो जाएगा, और फिर ग्रीष्म हो जाएगा, और फिर बाद में ये वर्षा ऋतु हो जाएगी, मानसून जिसको बोलते हैं, और फिर शरद ऋतु हो जाएगी। तो 3, 2, 4, 1 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना, चौथा प्रश्न या चौथा ही प्रश्न होगा या 5वां हो सकता है। अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे ज्यादा आरोही क्रम इसमें आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा इसमें जनसंख्या जो है वो कहाँ पाई जा रही है, वो आपकी जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश, मेघालय सबसे कम और सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों वाले, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय सबसे कम और सबसे अधिक। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या हो जाएगी और मेघालय सबसे ज़्यादा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट का उठा के डेटा आपसे एसटी में पूछ लिया है, जनजातियों में। तो इस तरीके का आंकड़े तैयार किए, मतलब अब वो घिसे पटे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं सेंसस से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पशु और नस्ल? भैंस भदावरी, गाय सिंधी, बकरा जमुनापारी और भेड़ थापरकर। तो जो भेड़ है ये तो गलत दिया हुआ है, भेड़ की थापरकर प्रजाति तो गाय की होती है ना, थापरकर। मुझे तो यही तक याद आ रहा है कि ये तो भैंस भदावरी, गाय सिंधी, बकरा जमुनापारी, बकरी जमुनापारी भी होती है, और जखराना भी होती है, मारवाड़ी भी होती है। थापरकर जो है ये भेड़ नहीं होती है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में जो जानकारी होगी उसको कमेंट करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन हब माना जाता है, सही है। और भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। चावल ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। तो पहला दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। आंकड़े अपडेट करके तभी जाइएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये था नसीरुद्दीन खुसरो शाह, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नसीरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में गद्दी पर बैठा था और हिंदू देवी देवताओं की पूजा उस समय इसके शासनकाल में शाही महलों में भी की जाती थी, है ना, और ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होना चाहिए, प्रभावित नहीं, प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी है जो प्रवाहित नहीं होती है? तो ये गंडक नदी है, सी ऑप्शन। गंडक नदी जो है ये उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है। सोन नदी प्रवाहित होती है, गंगा की सहायक नदी है। हिंडन नदी भी यमुना की सहायक नदी है, ये भी प्रवाहित होती है। शारदा जो है ये काली नदी, महाकाली नदी भी कहा जाता है, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से निकलती है और घाघरा नदी में मिलती है। जो गंडक है ये आपकी बिहार में बहती है, यूपी से कोई मतलब इसका नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित कब हुआ था? तो पारित किया गया था इसको 2005 में और लागू हुआ था 2006 में।
2006 में इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था, और 2005 में इसको पारित किया गया था। अगला जो प्रश्न है, आरबीआई ने पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो ये पुस्तकें आपसे जो पूछी जाती हैं, इसमें इनकी द इंडिया स्टोरी पुस्तक थी, ये ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर में एक दो पुस्तकों से प्रश्न आते हैं। जा दिन जन्म भयो डट डट का धरती धसी अढ़ाई हाथ, तो इस तरीके से ये क्या गाया जाता है? ये आल्हा होता है, मार हो जाती है, मतलब लोग जोश में आ जाते हैं। बुंदेली और अवधी कविता ये मानी जाती है वीर गाथा काल के महान कवि जगनिक द्वारा रचित और परमाल रासों पर आधारित है। तो जगनिक के द्वारा इसको रचा गया था। बहुत मतलब ये जोशीला होता है, आप सुन लेंगे तो जोश आ जाएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? करंट अफेयर का प्रश्न है, लेकिन ये कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये जर्मन वाच के द्वारा इसको शुरू किया जाता है, मतलब जारी किया जाता है, शुरू नहीं, जारी किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, सूची फर्स्ट सेकेंड सुमेलित करना है, देखना है कौन सा इसमें सही है। वन संरक्षण अधिनियम, तो वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 सही है। पर्यावरण संरक्षण 1986, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, और जल प्रदूषण, और तो सब पूछे जा चुके हैं बहुत बार। जल प्रदूषण पहली बार शायद पूछा गया था 1974, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, सारे सुमेलित हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए, फुटकर प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं। ये डिफेंस कॉरिडोर पे प्रश्न पूछा गया था, निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम समझौता? तो ये हुआ था भारत अर्थमूवर लिमिटेड से, भारत अर्थमूवर लिमिटेड, उत्तर प्रदेश का ये हुआ था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, भारत अर्थमूवर से नहीं हुआ था, सॉरी, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, डायनेमिक्स लिमिटेड से हुआ था। लेकिन ये दोबारा नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप करंट में इसको सही से तैयार रखिए। कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो हमारे यहाँ जिसमें मीठा पानी पाया जाता है? तो ये है वुलर झील। वुलर झील कहाँ पर पाई जाती है? एशिया की सबसे बड़ी बांदीपोरा स्थान है, जिला है, और ये जिला पड़ता है जम्मू कश्मीर में। तो ये लार्जेस्ट लेक है एशिया की, एशियाज लार्जेस्ट लेक ये पाई जाती है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? स्ट्राइड, संकल्प और श्रेयस, कौन सी योजना है जो कौशल विकास से संबंधित है? स्ट्राइव और संकल्प ये तो आर्थिक मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू ही की गई थी, और ये भी जो श्रेयस है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और जो स्ट्राइड है ये यूजीसी के द्वारा ये ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ये स्ट्राइड हटा दीजिए, बाकी ये तीनों जो हैं इनका जो संबंध है ये स्किल डेवलपमेंट से है, कौशल विकास से है। तो सी ऑप्शन इसका 2 3 4 सही हो जाएगा। मोनो क्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फैक्चुअल प्रश्न है, और ये था F.E. क्लीमेंट्स के द्वारा किया गया था। अगर ये आपको याद होगा तो करिएगा, नहीं तो ऐसे प्रश्न एक आध रहते हैं जो केवल परेशान करने के लिए होते हैं। एक रीजनिंग का प्रश्न है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर क्या आएगा? तो इसको आप सेट कर लीजिए। तो पहला कंसंट्रेट हो जाएगा, दूसरा कंक्लूजन हो जाएगा, और तीसरा आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा काउंट। दूसरे स्थान पर कंक्लूजन आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दें। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा है कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। यहाँ पे बहुत माइन्यूट लेवल का इन्होंने मिस्टेक किया था, ये जुलाई में, बाकी सब कुछ दिया है सही, इतना छोटा सा 10 जुलाई 1800 को इसकी स्थापना हुई थी, और ये बिल्कुल सही हो जाता अगर जुलाई दिया होता, लेकिन ये गलत है। और इसका जो उद्देश्य था ये ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना, तो ये सही था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया? तो करंट अफेयर का प्रश्न है, और इंडिया स्मार्ट अवार्ड की सामाजिक पहलू श्रेणी ऐसे पूछा जा रहा है। तो तिरुपति था फिलहाल, इसको आप नए तरीके में जो भी प्रश्न बने उसको ध्यान रखिएगा।
नीति आयोग के सारी रिपोर्ट को ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटी से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट है उनको ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय, तो CIP का मुख्यालय कहाँ है, तो लीमा पेरू में है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति 1998, महिला साम्राज्य। ये साम्राज्य योजना की जगह पे अगर इसको समाज योजना किया जाए तो ये ज़्यादा सही हो जाएगा, और यही यहाँ पर ये गलत दिया है, सी ऑप्शन। लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो गया था, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत, बाकी इसमें राष्ट्रीय पोषाहार मिशन और ये सब सही दिया हुआ है। तो महिला जो समाज योजना है, समाज योजना अगर कर दिया जाए तो ये सही हो जाएगा। आप जब सर्च करेंगे तो महिला समाज योजना जो है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन साम्राज्य योजना आपको नहीं मिलेगी। यूपी महिला समाज योजना हो सकता है आपको ढूंढने से मिल भी जाए। तो ये क्वेश्चन ये थोड़ा गलत था। खैर, महिलाओं से रिलेटेड स्कीम्स को आपको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन इसकी भी कोई एक लिमिट नहीं होती कि कहाँ तक पूछा जाएगा, कितने प्रश्नों को कहाँ से उठा दिया जाएगा, कहाँ से फैक्ट ले लिया जाएगा। तो बहुत परेशान नहीं होना है। तो इसका एक ही उपाय है कि रेगुलर आप प्रैक्टिस करें, रेगुलर आप पढ़ते रहें, चीज़ों को करते रहें, है ना। और कहीं भी आप जहाँ पर भी जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, बाकी तो आप पढ़ ही लेंगे। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए जो कोरम पूर्ति है वो कैसे होती है? तो 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो वो मिल जाए तो उससे ये हो जाती है। अनुच्छेद 189(3) आर्टिकल 189(3) इसमें दिया गया है इसके बारे में, है ना। और लोकसभा सत्र में जैसे 55 सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए और 25 सदस्यों को राज्यसभा की बैठक आयोजित करने के लिए ऐसे होना चाहिए। राज्य विधानमंडल के लिए भी ऐसे ही प्रावधान किया गया। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो ये अधिकार कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। प्रयागराज में जो किला है वो इसमें ब्रिटिश छावनी बना हुआ था उस समय, अभी भी छावनी के तौर पर उसका उपयोग किया जाता है। 1797 में इसको अंग्रेजों ने अधिकार इस पर स्थापित कर लिया था और इसको उस समय ब्रिटिश छावनी के तौर पर इन्होंने कब्जा किया था। अभी भी ये छावनी ही है ना। और इसको अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर ने इसको बनवाया था 1583 ईस्वी में, अकबर ने इसको बनवाया था, ठीक है। और गंगा नदी और यमुना नदी का जो संगम जहाँ होता है उसी के पास में ये स्थित है, ठीक है। तो ये आपका 2021 का पेपर रहा। आगे की श्रृंखला में हम और पेपर आपके लिए लेके आएंगे। बस आपसे इतना कहना है कि अगर आपको ये पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो आप इसको लोगों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाकी नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर्स पे हमारे किसी भी कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा जो नंबर है उसको मैं एक बार आपको बताया दे रहा हूँ, 6307281212, एक नंबर ये है, और 7408281211। ये दोनों नंबरों पर आपको जिस कोर्स की जानकारी लेनी हो, जो भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी बात करनी हो, तो आप इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, कोर्सों के बारे में जान सकते हैं, हमारी मदद आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।